हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रे ऑप्टिक्स के चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करने जा रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक चैप्टर। द चैप्टर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट द प्लेन इंटरफेसेस। इंटरफेस किसे कहते हैं? किन्हीं दो मीडियम को सेपरेट करने वाला जो सरफेस होता है, किन्हीं दो मीडियम को सेपरेट करने वाले किसी सरफेस को या लेयर को हम इंटरफेस कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो, ये जो सरफेस है इसके ऊपर एक दूसरा मीडियम है और नीचे दूसरा मीडियम है, तो यहाँ पे इस सरफेस को हम लोग इंटरफेस कह सकते हैं। द सेम वे दिस सरफेस इज सेपरेटिंग दीज टू मीडिया, दैट्स वाई दिस सरफेस इज नोन टू बी इंटरफेस। किन्हीं दो मीडियम को सेपरेट करने वाला जो सरफेस या सेपरेट करने वाली लेयर इंटरफेस कहलाती है। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो होता यह है, जब तक लाइट सेम मीडियम में ट्रेवल करती रहती है उसकी स्पीड सेम रहती है, उसकी वेलोसिटी भी सेम रहती है, और जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी वेलोसिटी बदल जाती है ना। तो जब वेलोसिटी बदल जाएगी तो वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जब वेलोसिटी बदल जाती है तो उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है। तो इस तरीके से, जैसे लाइट मान लीजिए इस तरीके से किसी एक एंगल आई पे इंसिडेंट हो रही है, तो जैसे ही वो दूसरे मीडियम में आएगी उसकी वेलोसिटी बदलने की वजह से वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। देखिए ज़रा यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, ये इसका ओरिजिनल पाथ था। अब वो अपने पाथ से जब डेविएट हो गई तो या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी या तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होना या उससे दूर हट जाना, इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया है, देखो, बेंडिंग ऑफ लाइट towards the normal or away from the normal while passing from one homogeneous medium to another homogeneous medium is known to be refraction of light. Okay. अच्छा, कॉज क्या है भाई इसका? क्या कॉज हुआ इस रिफ्रैक्शन का? कॉज क्या हुआ बताइए? रिफ्रैक्शन का कॉज हुआ कि मैंने बताया था क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी में चेंज का मतलब स्पीड भी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, इसीलिए वो अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट कर जाती है, कभी नॉर्मल की तरफ कभी नॉर्मल से दूर, और इसी बात को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे एक ये चीज़ देखिएगा, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती तो उसकी वेलोसिटी घट जाती है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, जैसे कि यहाँ, तो फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल की जिसकी वजह से वो नॉर्मल से दूर हट जाती, नॉर्मल से अवे हट जाती। अब जरा हम अगला देखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन अकर्स अंडर टू लॉज। पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आप देख सकते हो यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल वो सभी एक ही प्लेन में यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। अगला है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो स्नेल्स लॉ कहता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा किसी इंटरफेस पे, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर एंगल आई को आप चेंज करोगे तो एंगल आर इस तरीके से चेंज हो जाएगा कि साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। उस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1μ2, जहाँ पे 1μ2 क्या कहलाएगा? 1μ2 को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्या कहते हैं इसको? म्यू डिनोट कर रहे हैं यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। μ2 मतलब सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ऐसे हम 1μ2 को लिखते हैं μ2/μ1, या हम इस तरीके से लिखते हैं 1μ2, यानी ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सेकेंड मीडियम वो होता है जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट करके जाती है, फर्स्ट मीडियम वो होता है जिसमें से लाइट आती है। जिस मीडियम से लाइट आएगी उसे हम फर्स्ट मीडियम कहेंगे, जिसमें रिफ्रैक्ट होकर जाती है उसको हम सेकेंड मीडियम कहते हैं। तो ये हो गया स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल में देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो आपको पता है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो मैंने मान लिया दीज आर द टू मीडियम, पहले मीडियम में इसकी वेलोसिटी v1 थी, दूसरे मीडियम में इसकी वेलोसिटी v2 थी। तो दोनों मीडियम में वेलोसिटीज़ का जो रेशियो है, इस वेलोसिटी के रेशियो v1/v2 को ही कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट।
यहाँ पे v इक्वल्स टू एन लेमडा होता है, जहाँ लेमडा वेवलेंथ एन फ्रीक्वेंसी कभी बदलती नहीं, वो कांस्टेंट रहती है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास करती है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि जो है वो डिपेंड करती है सोर्स पे, तो इसलिए वो नहीं बदलेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए हम कहेंगे v1 इज इक्वल्स टू एन लेमडा वन, n1 लेमडा वन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एन लेमडा वन, क्योंकि एन यानी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। तो इट इज इक्वल टू एन लेमडा वन और v2 इज इक्वल्स टू एन लेमडा टू, तो एन कैंसिल, दिस विल बी 1 μ2। तो 1 μ2 का एक ये भी फार्मूला हो गया, लेमडा वन बाई लेमडा टू। 1 μ2 का एक ये भी फार्मूला हो गया, v1 बाई v2, और 1 μ2 का एक फार्मूला हो गया साइन आई बाई साइन आर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो अब आप देखो जरा, ये सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकेंड मीडियम की वेवलेंथ यहाँ पे लिखी हुई है नीचे डिनोमिनेटर में। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में ज़्यादा होता है वहाँ वेवलेंथ लाइट की कम हो जाती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वहाँ वेवलेंथ बढ़ जाती है। यानी कि डेंसर मीडियम में क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो डेंसर मीडियम में वेवलेंथ लाइट की घट जाएगी, और रेडेड मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो रेडेड मीडियम में लाइट की वेवलेंथ बढ़ जाएगी। इसको हम लोग एक ग्राफ से भी देख सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे वेवलेंथ एक्स एक्सिस पे ले लिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई एक्सिस पे ले लिया। तो देखो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। मतलब कहने का ये है कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इतनी वैल्यू लेते हैं, देखो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इतनी वैल्यू लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे देखो हमें इतनी वेवलेंथ मिली लेमडा वन। लेकिन अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज़्यादा ले लेते हैं, इतना ले लिया, तो अब देखो ज़रा वेवलेंथ घट गई। मतलब क्या है कहने का, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा देते हैं तो वेवलेंथ घट जाती है, देखो कम हो गई। अगर हम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दें तो ये यहाँ पे कहीं वेवलेंथ आएगी तो और वेवलेंथ घट जाएगी। कहने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने पर वेवलेंथ घट जाती है। यानी डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो इसलिए वेवलेंथ वहाँ कम होगी लाइट की, और रेडेड मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वहाँ लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बातें हैं कुछ, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है इन ऑप्टिक्स। पहला तो देखो जरा यहाँ पे पहला क्या है, ग्रेटर म्यू यानी ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉलर स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाती तो स्पीड भी कम हो जाएगी। ऑल्सो वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी, मतलब कि अगर स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो वहाँ पे लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। अब सेकेंड वाला क्या है, ग्रेटर म्यू स्मॉलर वेवलेंथ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ये हमने इस ग्राफ से भी बताया। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी लाइट की जो है वो अनचेंज रहती है, सेम रहती है, बदलती नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करती है सोर्स पे, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। तो जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं उस मीडियम का। अगर हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो यहाँ पे, अगर हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो हम उसे कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो उसे कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एटसेट्रा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज नोन टू बी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ पे ये क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज़ ऑलवेज लेस देन वन, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा जो है 1 से कम होगा। इसका मतलब ये है कि जो है लाइट हर एक मीडियम में जो है एयर की कंपैरिजन में स्लो चलती है। मतलब सबसे तेज़ लाइट एयर और वैक्यूम में चलती है, बाकी मीडियम में लाइट की स्पीड एयर से कम ही होगी, वैक्यूम से कम ही होगी, ये इसका मतलब है। अब हम देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। देखो लाइट हमेशा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है। मतलब जो है लाइट इस तरीके से यहाँ पे गिराई गई रेयर से डेंसर, तो डेंसर मीडियम में ये किसी प्लेन मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही, तो जब नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो उसी पाथ पे वो वापस लौट जाती है, वही पाथ रिट्रेस करेगी। तो अब इस केस में लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आएगी, तब हम कहेंगे साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू 1 μ2 रिफ्लेक्ट, यहाँ पे 1 μ2 की लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तब हम कहेंगे साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू 1 μ2। और जब रिवर्स हो जाएगी पाथ उसका, जब लाइट का पाथ रिवर्स हो जाएगा तब उसे हम कहेंगे साइन आर बाई साइन आई इक्वल्स टू 2 μ1, क्योंकि अब यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जब लाइट का पाथ रिवर्स हो जाएगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, उस केस में हम कहेंगे साइन आर बाई साइन आई इक्वल्स टू 2 μ1। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को तो यू विल गेट
साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो आ गया 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 म्यू 2 इक्वल्स टू 1/2 म्यू 1। तो रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जब लाइट का पाथ रिवर्स करता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हमें रिवर्स लेना पड़ता है। अब हम बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू दी मल्टीपल मीडिया। सपोज दैट बहुत सारे मीडियम में लाइट पास हो रही है, मतलब पहले से दूसरे में गई, दूसरे से तीसरे में गई और तीसरे से पहले में आ गई, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ जो है 2 म्यू 3 क्या होगा, 1/1 म्यू 2 इंटू 3 म्यू 1 यहाँ हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 म्यू 1 को अगर ऊपर ले जाएं तो बन जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कहने का ये है रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो हो जाएगा, यानी 3 म्यू 1 था तो हो जाएगा 1 म्यू 3। तो इस तरीके से 2 म्यू 3 इक्वल्स टू 1 म्यू 3/1 म्यू 2। अब इसको अगर हमें बहुत ही शॉर्ट वे में लिखना हो तो हम कैसे करेंगे, तो देखो अगर हम ये फार्मूला फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हमें सब इतना अरेंजमेंट करना पड़ता है, तब हम ये फार्मूला फाइंड आउट कर पाते हैं। अगर हमें ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन थ्रू द मल्टीपल मीडिया अगर हमें रैंडमली कोई फार्मूला लिखना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो हम कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखो यहाँ पे सपोज दैट लाइट इज पासिंग थ्रू दीज मीडिया एयर वाटर एंड ग्लास। तो सपोज दैट आपको रैंडमली डब्ल्यू म्यू जी का फार्मूला लिखना है, तब आप क्या करेंगे, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। W मीन्स वाटर एंड G मीन्स ग्लास। तो ग्लास और वाटर को छोड़ के कौन सा मिसिंग मीडियम है यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग मिसिंग मीडियम फाइंड करेंगे। मिसिंग मीडियम कौन है, ये है वाटर, ये है ग्लास, तो कौन सा बच गया, एयर। एयर इज मिसिंग मीडियम। तो जो मिसिंग मीडियम हो उसी के रिस्पेक्ट में पहले बाद वाले का लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाद वाला मतलब ग्लास बाद वाला है, ये वाटर पहले वाला है, तो बाद वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिसिंग मीडियम के रिस्पेक्ट में, फिर मिसिंग मीडियम के रिस्पेक्ट में ही पहले वाले का लिख देते हैं। ये फार्मूला आपका बन जाएगा। चाहे आप इसको स्नेल्स लॉ से डेराइव करो तब भी यही आएगा, चाहे आप शॉर्टली ऐसे लिख सकते हैं फार्मूला। इन द सेम वे अगर अब यहाँ पे हमारे पास सपोज दैट देयर इज द 3 मीडियम, लिक्विड एयर एंड मीडियम, को एक और है लिक्विड एयर एंड मीडियम, तो अब हमें सपोज दैट एल म्यू एम लिखना है। तो एल म्यू एम यानी कौन सा मिसिंग है, यहाँ एयर मिसिंग है, तो एयर के रिस्पेक्ट में पहले हम बाद वाले का लिखेंगे और फिर उसी एयर के रिस्पेक्ट में हमें लिखना पड़ेगा पहले वाले का। तो ये इस तरीके से बन जाता है। एक आखिरी एग्जांपल और देख लेते हैं इस पे बेस्ड। सपोज दैट हमारे पास एक आखिरी एग्जांपल और देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। सपोज दैट हमारे पास मीडियम है 2, 3, 5। अब हमें मान लो फाइंड आउट करना है 2 म्यू 5। तो विच इज़ द मिसिंग मीडियम, यहाँ मिसिंग मीडियम है 3, तो 3 के रिस्पेक्ट में पहले बाद वाले का लिखेंगे 5 और उसी के रिस्पेक्ट में हम फिर लिख देंगे पहले वाले के लिए 3 म्यू 2। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक चीज़ें रिगार्डिंग द रे ऑप्टिक्स देखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अगर आपको रे ऑप्टिक्स में अच्छा करना है तो आपको एटलीस्ट ये बातें पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।